हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 पे। दोस्तों, यहां पर आपके लिए थर्मल इंजीनियरिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे यहां पर आएँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड और मॉस की क्लासें पहले से ही स्टार्ट हो गई हैं। यदि आपको थर्मल इंजीनियरिंग मॉस और आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है उसका सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां से इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि मैंने वहां पर आप सभी के लिए पहले से ही ये वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप जाइए वहां पर वीडियो देखिए और अपने सिलेबस के बारे में जानिए कि मुझे कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर थर्मल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसको में हिंदी में बोलते हैं मौलिक संकल्पना। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, मेरे सर ने पढ़ाई है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है इसके। जब इसको आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए नोट्स है। क्योंकि मैंने भी इसी नोट से पढ़ा है, मैंने भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा, मैंने बुक्स और अपने ये इम्पोर्टेंट नोट से ही पढ़ा है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आपके लिए भी इसको अवेलेबल कराऊं। तो आइए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक संकल्पना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि मौलिक संकल्पना या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, किसी प्रकार की ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन का जो ऊष्मागतिकी विज्ञान थर्मोडायनेमिक्स में अध्ययन किया जाता है, तथा ऊर्जा रूपांतरण के कारण पदार्थों के गुणों पर भी प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी विज्ञान प्रकृति के सामान्यतः दो नियम पर कार्य करती है। जी हाँ फ्रेंड, जो थर्मोडायनेमिक्स आपका साइंस होता है वो प्रकृति के केवल दो नियमों पर आधारित होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पर ही आपका थर्मोडायनेमिक्स कार्य करता है। ऊष्मागतिकी विज्ञान का व्यापक रूप से उपयोग होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर इसका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा रूपांतरण की युक्तियों की अभिकल्पना, डिजाइन ऑफ डिवाइसेस में करते हैं, जो आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम यहाँ पर केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लक्ष्य होता है कि सर मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाया जाए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यह जो आपका टेम्परेचर होता है या किसी वस्तु के गर्माहट व ठंडेपन के माप को ही आपका टेम्परेचर कहा जाता है। इसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर आदि पैमाने पर हम माप सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स हीट क्या होता है। तो आपको पहले से ही पता होगा, हम टेक्निकल डेफिनेशन सिखाते हैं कि हीट होती क्या है। किन्हीं दो बॉडी जिनका तापक्रम अलग अलग है। फिर समझिए कि कोई दो बॉडी है जिनका तापक्रम अलग अलग है। मान लिया हमने कि एक का टेम्परेचर 50 डिग्री है तथा दूसरे का टेम्परेचर 20 डिग्री है। जब इन दोनों पिंडों को आपस में संपर्क में रखा जाता है, मतलब इन दोनों को पिंडों को आपस में संपर्क में जोड़कर रखा जाता है, तो गर्म बॉडी से, फिर से देखिए कि, तो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ कोई एक चीज ट्रांसफर होती है। यहाँ पर समझिए कि जब आपकी जो बॉडी ज़्यादा गर्म होगी और जो बॉडी कम होगी गर्म होगी, ज़्यादा गर्म वाली से कम गर्म वाली बॉडी की तरफ आपका हीट ट्रांसफर होता है। यह ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर न हो जाए। तो इस चीज को ही ऊष्मा कहते हैं फ्रेंड। जैसे हमने माना था कि एक बॉडी का हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री है, माना ये एक बॉडी आपकी, इसका टेम्परेचर आपका 50 डिग्री है, दूसरे वाले की बॉडी की आपकी 20 डिग्री है। जब इनको हम दोनों को आपस में मिलाकर रख देते हैं तो कुछ देर बाद आपका जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल हो जाता है। यहाँ पर जैसे 50 + 25 कर दीजिए तो 75 आएगा। 75 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पर जो समथिंग आएगा, मतलब उसी का आधा आधा हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पर जो भी आए उसी का आधा आधा होता है, तो यही आपकी ऊष्मा होती है। आपको फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन फिर से नोट करिए यहाँ पर कि किन्हीं दो बॉडी जिनका तापक्रम अलग अलग है,
एक का ताप 50 डिग्री तथा दूसरे का ताप आपका 20 डिग्री है। जब इन दोनों पिंडों को आपस में संपर्क में लाया जाता है तो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ कोई एक चीज ट्रांसफर होती है, या ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। तो इस चीज को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यही चीज हमारी हीट कहलाती, यही हमारा ऊष्मा कहलाता है। यह ट्रांसफर तापांतर के कारण होता है, और इस आपके तापांतर की जो एसआई यूनिट होती है फ्रेंड्स, वो कैलोरी होती है। तो इसको आप भी याद कर लीजिए कि एसआई की जो आपका टेम्परेचर होता है, तापांतर, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, कैलोरी होती है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है। यहाँ पर अब देखिए कि एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि एनर्जी होती क्या है। कार्य करने की क्षमता को हम, या कार्य करने की कैपेसिटी आपकी क्या एनर्जी कहलाती, E बराबर W/T। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, वो हमारी जूल होती है। और एक कैलोरी का मान जो होता है वो होता है 4.18 जूल के बराबर होता है आपका एक कैलोरी। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा E बराबर W/T क्या होता है, तो आपका E एनर्जी हो गया, W कार्य करने की क्षमता, और T आपका क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। यही आपका, सॉरी, यहाँ पर आपका टाइम हो गया। ये टी आपको यहाँ पर टाइम को डिनोट करता है कि कार्य करने की क्षमता आपकी एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पर एसआई यूनिट इसकी जूल होती है, और एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। फ्रेंड्स देखते हैं कि ऊष्मा गति निकाय क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले इसके फिगर को समझते हैं, फिर हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। ये हमने मान लिया कोई बंद बर्तन या जार है, इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, ये हमारा हिंदी में इसको बोलते हैं परिस्थान, ये हमारी बाउंड्री हो गई, और ये हमारा सिस्टम हो गया। और इस जार या बर्तन के अंदर ये जो आपके गैस के कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, ये इसके अंदर भरे हैं। अब इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी जार में रखी हुई जो गैस है, किसी जार में रखी हुई या बर्तन में रखी हुई गैस वाष्प के पार्टिकल के अध्ययन करने के लिए हम उस स्थान पर बर्तन पर ध्यान केंद्रित कर सकें या उसका अध्ययन किया जा सके, तो इसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि किसी भी सिस्टम की बाउंड्री वास्तविक और काल्पनिक भी हम मान सकते हैं या होती है। किसी भी जो सिस्टम की बाउंड्री और जो उसका वास्तविक और काल्पनिक हम मान सकते हैं किसी भी सिस्टम के बाउंड्री को। अब देखते हैं कि बाउंड्री होती क्या है। तो यहाँ पर बाउंड्री को हम हिंदी में बोलते हैं कि सीमा क्या होती है, तो सिस्टम और सराउंडेड के मध्य डिवाइड करने वाली दीवार या दीवार को ही हम बाउंड्री कहते हैं। फिर से देखिए, सिस्टम और सराउंड के मध्य डिवाइड करने वाली दीवार या दीवार को ही हम बाउंड्री कहा जाता है। अब देखते हैं कि सराउंडिंग क्या होता है, कि परिस्थान क्या होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि सिस्टम के मुख्य रूप से 3 प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। सिस्टम को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो आप इसको सही से पढ़िए। कह रहा है सिस्टम को मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपका ओपन सिस्टम, पहला सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग का फर्स्ट पार्ट होता है इसका ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम के अंदर द्रव्यमान और ऊर्जा का रूपांतरण होता है ओपन सिस्टम कहलाता है। मतलब कि उसके अंदर हमारा मॉस और एनर्जी का स्थानांतरण हो जाता है, तो वही हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है, जैसे खुला हुआ हमारा बर्तन होता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो इस निकाय में ऊष्मा का तो स्थानांतरण होता है, परंतु जो हमारा मास या द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, यही हमारा क्लोज सिस्टम कहलाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, बंद बर्तन और वाल्व वाला जो सिलेंडर होता है हमारा क्लोज सिस्टम होता है। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं विच्छिन्नन निकाय क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की, इस निकाय में ना ही ऊष्मा और ना ही द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। मतलब यहाँ पर जो ट्रांसफर ना हीट का होगा ना ही द्रव्यमान का होगा, तो वही हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा हीट और ट्रांसफर दोनों का स्थानांतरण हो जाता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हीट का तो ट्रांसफर हो जाता है, बट मास का ट्रांसफर नहीं हो पाता, वो हमारा क्लोज सिस्टम कहलाता हो। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही हम ऊष्मा और ना ही हम द्रव्यमान का स्थानांतरण कर सकते हैं, यही हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जैसे फ्रेंड्स आपका जो थर्मस हो गया, वहाँ पर आपका पानी ठंडा का ठंडा या गर्म का गर्म रहता, वहाँ पर आपका ऊष्मा और द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। अब देखते हैं फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी, प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नियम क्या होते हैं, तो देखते हैं। मुख्यतः ऊष्मागतिकी के मुख्यतः 4 नियम होते हैं फ्रेंड्स। ऊष्मागतिकी के मुख्यतः 4 नियम होते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से वो नियम होते हैं, ऊष्मागतिकी के 4 नियम। तो सबसे पहला हमारा नियम है फ्रेंड्स ऊष्मागतिकी का। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका। थर्ड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फोर्थ है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है फ्रेंड्स। तब की आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा सका है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो माना हमने कोई 3 बॉडी हैं यहाँ पर, ए बॉडी, बी बॉडी, सी। इनको हम आपस में जोड़कर रख देते हैं या आपस में पास पास करके रख देते हैं। यहाँ पर समझते हैं, जैसे माना पहले बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री है, दूसरे का हमारा कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा फ्रेंड्स, इसी को हम यहाँ पर इस डेफिनेशन में सीखने वाले हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। अब देखिए, कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के 0वें नियम के अनुसार यदि 2 बॉडी, मैंने आपको बताया कि यदि आपकी 2 बॉडी ए और बी हैं जिनका क्या टेम्परेचर अलग अलग है, माना हमने इसका 50 था, इसका 20 था, जो कि जिसके संपर्क में कोई तीसरी बॉडी यहाँ पर हमारी क्या है, सी रखी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में इफ बॉडी ए का टेम्परेचर, यानी इफ बॉडी ए टेम्परेचर इक्वल्स टू बॉडी सी का टेम्परेचर तथा बॉडी बी का टेम्परेचर इक्वल्स टू बॉडी सी का टेम्परेचर होता है, तो इस दशा में बॉडी जो ए का टेम्परेचर होता है वही बॉडी बी का टेम्परेचर के बराबर होता है। ऊष्मागतिकी का 0वां नियम तापमान को रिप्रेजेंट करता है और यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं, कुछ नहीं बस 2 सेकंड में आप इसको समझ जाएंगे। जैसे हमने माना कि इसका टेम्परेचर आपका कुछ समथिंग है, एक्स है, और इसका आपका वाई है, तो इसका क्या होगा, तो देखिए जो इसका टेम्परेचर होगा वही इसका टेम्परेचर होगा, और जो इसका टेम्परेचर होगा फ्रेंड्स वही इसका भी टेम्परेचर होगा। जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि यहाँ पर जो वस्तुएं आप सटा कर रखती जाती हैं तो वहाँ पर क्या ज़्यादा हीट वाली से कम हीट वाली की तरफ ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब बॉडी यहाँ पर ए और बी का टेम्परेचर बराबर होगा, बी और सी का टेम्परेचर बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी सी का टेम्परेचर भी बॉडी बी के टेम्परेचर के बराबर होता है। तो यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो कहता है, हमारा यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ना तो ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा को नष्ट किया जा सकता है। ये तो आपको फ्रेंड्स पहले से ही पता होगा कि ऊष्मा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल ऊष्मा को एक भाग से दूसरे भाग में इसका हम ट्रांसफर या रूपांतरण कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए कि जो आपका ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम होता है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए स्टार बना के कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपके ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आप इसका फार्मूला लिखे, डी क्यू इक्वल टू डी वी प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर क्यू आपका हीट हो जाता है और डब्ल्यू आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्या होता है, वर्क होता है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर सभी ऊष्मा इंजन कार्य करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जितने भी आपके हीट इंजन होते हैं वो आपके ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम पर या फर्स्ट रूल पर ही कार्य करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन देखिए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो कह रहा है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार कभी भी बॉडी का कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जब कोई यहाँ पर देखिए ये आपकी क्या हो गई, कोल्ड बॉडी हो गई और ये आपकी क्या हो गई फ्रेंड्स, हॉट बॉडी हो गई। तो कह रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपका जो कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हम ऊष्मा का प्रवाह कभी भी नहीं कर सकते या नहीं होता है। जब तक कि इस पर कोई बाह्य कार्य न किया जाए तब तक हम ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ऊष्मागतिकी के नियम के संबंध में बोर ने 2 कथन लिखे हैं। जो बोर थे वैज्ञानिक, उन्होंने ऊष्मागतिकी के संबंध में 2 कथन लिखे हैं। पहला क्या,
केल्विन प्लांक्स और दूसरा क्लासियस। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपका पहला हो गया केल्विन प्लांक्स और दूसरा क्लासियस। दो कथन आपके लिखे गए हैं ऊष्मागतिकी के नियम के संबंध में। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं क्या होती हैं। यहाँ पर देखिए ऊष्मागतिकी की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सारी डेफिनेशन आपकी फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखें कि परम ताप क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, परम ताप होता है। इसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। केल्विन को परम ताप पैमाना कहा जाता है। परम ताप का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो केल्विन होता है। तो टी बराबर ये आपका स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हमारा यहाँ पर परम ताप आ जाता है। अब आंतरिक ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी आ गई भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई बताइए कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, एक्सप्लेन करिए। तो देखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा होती क्या है। तो कह रहा है कि वह ऊर्जा जो द्रव के पदार्थों अणुओं की गतियों या उसके विन्यास से संबंधित होती है वही हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है। इसके परिवर्तन को गैस के ताप के परिवर्तन से डिनोट ज्ञात किया जाता है। इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम किलो जूल पर किलोग्राम होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बना DU=mCV। यहाँ पर देखिए DU=mCV T2 - T1, जहाँ M क्या है आपका मास ऑफ गैस है, गैस का द्रव्यमान है। CV क्या है विशिष्ट ऊष्मा या इसको हम स्थिर आयतन बोलते हैं। T2 क्या है गैस का अंतिम तापमान और T1 क्या हो गया फ्रेंड्स आपका गैस का प्रारंभिक तापमान। तो ये आपका हो गया आंतरिक ऊर्जा को DU से डिनोट करते हैं। तो DU बराबर mCV T2 - T1 आपकी आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स देखते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, सारे आपके जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्लो कर लीजिए या तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना बाद में, तब आप इसकी नोट्स बनाइएगा। अब देखते हैं कि इंथैल्पी क्या होती है। विभिन्न प्रक्रियाओं में आंतरिक ऊर्जा तथा प्रवाह ऊर्जा दोनों के योग को क्या हम कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में, प्रक्रियाएं कोई भी हो लेकिन कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा तथा प्रवाह ऊर्जा यदि दोनों का योग कर दिया जाए तो वही हमारी इंथैल्पी कहलाती है। और इंथैल्पी को फ्रेंड्स हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रवाह ऊर्जा को आपका PV से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ इंथैल्पी DH, यहाँ पर चेंज ऑफ इंथैल्पी DH क्या होती है DU प्लस डेल्टा PV, ये आपकी क्या हो गई चेंज ऑफ इंथैल्पी हो गई। जो इंथैल्पी का मात्रक होता है फ्रेंड्स इसका मात्रक क्या होता है किलो जूल पर किलोग्राम होता है। आपका मात्रक इंथैल्पी का मात्रक किलो जूल पर किलोग्राम होता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका इंथैल्पी का अब मात्रक। अब देखते हैं परम दाब तथा गेज दाब। बहुत सही फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फिर से आ गई है आपके लिए कि परम दाब तथा गेज दाब क्या होता है। तो पूर्ण शून्य दाब के आपेक्षिक दाब को हम परम दाब कहते हैं। भाई साहब 2 सेकंड में डेफिनेशन चुटकी बजाते ही आप याद कर लीजिए कि पूर्ण शून्य दाब के आपेक्षिक दाब को परम दाब कहते हैं और वायुमंडल के आपेक्षिक दाब को गेज दाब कहते हैं। इसे हम एब्सॉल्ट कहते हैं। यदि निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है तो उसे हम ऋणात्मक दाब कहते हैं। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। और हम यहाँ पर सीखे सबसे परम दाब। जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे कभी परम दाब के बारे में आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि भाई साहब ये दिया है आप परम दाब बताइए। तो परम दाब का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। तो फ्रेंड्स परम दाब का फार्मूला याद रखेंगे, परम दाब बराबर गेज दाब, इसको गेज प्रेशर बोलते हैं। और ये हो गया हमारे वायुमंडलीय प्रेशर, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हमारे परम दाब बराबर गेज दाब प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया हमारा परम दाब की फार्मूला। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे यहाँ पर आएँ और अपने एग्जाम की तैयारी को और अच्छे से कर सकें। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन और टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। आपको अन्यथा इधर उधर की चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ पर आपको थर्मल, मॉस और अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की सभी इंपॉर्टेंट क्लासें आपके लिए उपलब्ध होती हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोट्स और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 के सेम नाम से, जैसा कि यूट्यूब का नाम है सेम इसी नाम से आप
सर्च कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपके लिए टाइम टाइम पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल कराता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थर्मल इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।